हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट 3 है। इससे पहले अपन सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत या आनुवंशिकी का जो मूल सिद्धांत है वो अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे डीएनए पैकेजिंग के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए पैकेजिंग किस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यदि पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग कहाँ जरूरत पड़ी या डीएनए पैकेजिंग क्यों करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो आनुवंशिक फैक्टर है, आनुवंशिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ जो है वो कोशिका के केंद्रक या न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और न्यूक्लियस की साइज की बात करें तो बहुत छोटी होती है, तकरीबन 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। और यदि मानव के डीएनए की बात करें तो वो 2.25 मीटर लंबा होता है। अब इतने बड़े डीएनए को इतने छोटे केंद्रक के अंदर रखना पड़ता है, तो ये सिस्टम करने के लिए अपन डीएनए की पैकेजिंग करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, यदि हम कहीं जाते हैं ट्रेवल पे, तो उस समय जितने भी प्रकार के हमारे कपड़े हैं वो एक छोटे से बैग के अंदर अपन पैकेज करके रखते हैं। ज्यादा मटेरियल जो है वो एक छोटे से बैग में आ जाता है। तो इसी प्रकार डीएनए की साइज जो है वो काफी बड़ी होती है। मानव डीएनए की साइज 2.25 मीटर होती है और उस 2.25 मीटर डीएनए को एक छोटी सी एक सेल या केंद्रक के अंदर व्यवस्थित करना पड़ता है। तो ये सब करने के लिए अपन डीएनए की पैकेजिंग करते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारे मानव के अंदर या जो डीएनए जो है उनके अंदर दो बेस पेयर के बीच की लंबाई कितनी होती है। तो डीएनए के मध्य या डीएनए के दो बेस पेयर को कहा जाता है सार युग्म। सार युग्म के बीच की लंबाई, बीच की लेंथ या लंबाई, ये कितनी होती है भाई? ये होती हैं तकरीबन 0.34 मीटर या नैनोमीटर। ठीक है, ये तो बेस पेयर का मतलब आप समझ सकते हो। मान के चलो ये कोई भी मानव या कोई भी डीएनए है, इस डीएनए के अंदर पाए जाते हैं नाइट्रोजन बेस, जैसे यहां पर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ये जो दो बेस पेयर है, ये दो नाइट्रोजन सारक है, इनके बीच की जो लंबाई है इस लंबाई को कहा जाता है बेस पेयर। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच की लंबाई कितनी होती है? इन दोनों के बीच की लंबाई होती है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, यदि आप डीएनए की लंबाई ज्ञात करना चाहो, डीएनए की लेंथ, तो कैसे ज्ञात करोगे भी? तो आपको यदि बेस पेयर की संख्या ज्ञात हो कि कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, ये एक बेस पेयर, ये दूसरा बेस पेयर, तीसरा बेस पेयर, कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, और बेस पेयर को यदि मल्टीप्लाई करोगे 0.34 नैनोमीटर से, तो अपन कह सकते हैं मानव के डीएनए की, मानव क्या किसी के भी डीएनए की क्या आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी। यदि आप किसी भी डीएनए की लंबाई ज्ञात करना चाहो, आपको बोल दे कि भी एक कोई भी जीव है, उसके डीएनए के अंदर 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, तो डीएनए की लंबाई कितनी होगी? तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, उस डीएनए की साइज आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले यदि मैं प्रोकैरियोटिक सेल या इकोलाई जीवाणु की बात करूं, तो इकोलाई जीवाणु के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं भाई? उनके अंदर होते हैं 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। इतने बेस पेयर पाए जाते हैं। यदि इकोलाई सेल के डीएनए की लेंथ की बात करें तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा तकरीबन 1.36 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये जो है इकोलाई डीएनए की क्या होती है? लंबाई होती है। यदि मानव की मैं बात करूं, यदि मैं मानव की बात करूं तो मानव के अंदर जो डीएनए है वो द्विगुणित भी होता है और अगुणित भी होता है, एप्लॉइड भी होता है और डिप्लॉइड भी होता है। यदि एप्लॉइड की बात करूं, एप्लॉइड या इसे बोलते हैं अगुणित डीएनए। ठीक है,
तो अगुणित डीएनए या अगुणित क्षार युग्मक की संख्या की बात करें तो मानव के अंदर होते हैं 3.3 इंटू 10 की घात 9 बेस पेयर, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.34 नैनोमीटर से, और इसका आंसर आपके आ जाता है 1.11 मीटर। ठीक है, तो मानव के यदि अगुणित या एप्लॉइड डीएनए की बात करें तो उसकी साइज कितनी होती है 1.1 मीटर। यदि डिप्लॉइड की बात करें तो, द्विगुणित की बात करें तो मानव का जो डिप्लॉइड डीएनए है या द्विगुणित डीएनए जो है, तो इनके अंदर बेस पेयर कितने पाए जाते हैं 6.6 इंटू 10 की घात 9 या 9 बेस पेयर, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.34 नैनोमीटर से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.2 मीटर। तो मानव का जो द्विगुणित डीएनए है उसकी साइज किसके बराबर होती है, लगभग उसकी साइज 2.25 मीटर होती है, 2.2 मीटर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यदि किसी भी डीएनए की लंबाई ज्ञात करनी हो, लेंथ ज्ञात करनी हो, तो देखो उसमें बेस पेयर कितने पाए जाते हैं, उसको 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी डीएनए की लेंथ जो है वो ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग के बारे में। यदि अपन डीएनए पैकेजिंग की बात करें तो डीएनए पैकेजिंग दो प्रकार से हो सकती है। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पैकेजिंग, और दूसरा हो जाएगा आपके यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पैकेजिंग। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है, चाहे इकोलाई है या कोई भी जीवाणु की कोशिका है, तो उस कोशिका में भी डीएनए की पैकेजिंग होगी। और यदि यूकैरियोटिक सेल, वुमेन की बात करें, मानव की बात करें, जितने भी प्लांट्स है, ठीक है, इनके अंदर भी डीएनए की क्या होती है पैकेजिंग। तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की पैकेजिंग कैसे हो सकती है, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए की पैकेजिंग कैसे हो सकती है। सबसे पहले अपन प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। तो अगला अपन बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए की पैकेजिंग। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए की पैकेजिंग। ठीक है, अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए की पैकेजिंग होती है वो क्यों होती है भी, कहां जरूरत पड़ी, तो पहला क्वेश्चन, इस पैकेजिंग का रीजन क्या है, ऐसा कौन सा कारण है कि अपने को पैकेजिंग करनी पड़ेगी। तो अपन कह सकते हैं कि जो डीएनए है उनकी साइज जो है वो किससे बड़ी होती है, केंद्रक से या कोशिका से बड़ी होती है। अब डीएनए बड़ा है, कोशिका छोटी है, तो कहीं ना कहीं उसकी क्या करनी पड़ेगी पैकेजिंग। तो इसका मेन रीजन है डीएनए की लंबाई कोशिका से अधिक होती है, और यदि डीएनए की लंबाई कोशिका से अधिक है तो सिंपल सी बात है, उसकी क्या करनी पड़ेगी, पैकेजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अपन पैकेजिंग की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पैकेजिंग कैसे होगी भी, मान के चलो हमारे पास जो है ये कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, ये तो है अपने पास कोशिका, और इस कोशिका की बात करें तो इस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस या केंद्रक। लेकिन यदि प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें केंद्रक पूरा का पूरा बिखरा रहता है। तो इनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। भाई प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी डीएनए एक होता है, वृत्ताकार होता है, द्विरज्जु की होता है। तो डीएनए कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। अब ये डीएनए जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कहां पर पाया जाता है भी, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए की पैकेजिंग जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर होती है।
तो यदि अपन इस प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए के पैकेजिंग की बात करें, ठीक है, तो ये कहां पर होती हैं अभी? ये होती हैं आपके साइटोप्लाज्म में, या अपन जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, बाकी इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अपन पढ़ते हैं भी एक डीएनए होता है। ठीक है, इसके अंदर हिस्टोन अब्सेंट होते हैं, और ये डीएनए जो है ये कैसा होता है? द्विरज्जु की होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए की पैकेजिंग है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। अब ये जो इनके अंदर पैकेजिंग होगी, वैसे तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। हिस्टोन जो है अब्सेंट होता है। ठीक है, तो अब ये किसके साथ जुड़ेगा भाई? हिस्टोन तो इसमें अब्सेंट है, लेकिन यदि अपन इस डीएनए के चार्ज की बात करें कि डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है भाई? डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। अरे डीएनए जो है वो ऋण आवेशित प्रकृति का होता है। क्यों भाई? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर फॉस्फेट समूह पाया जाता है, जिसके कारण डीएनए की प्रकृति ऋण आवेशित होती है। तो डीएनए पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, डीएनए पर तो कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहां पर विशिष्ट प्रकार के धन आवेशित प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए विशेष प्रकार के धनावेशित प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। धनावेशित प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, और यदि पूछे भी कौन कौन से धनावेशित प्रोटीन, एग्जाम्पल बताओ, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे ऑर्जिनिन है, लाइसिन है। ऑर्जिनिन हो गया, लाइसिन हो गया, ये सभी जो है ये धन आवेशित प्रोटीन है। तो इसमें डीएनए की प्रकृति ऋणात्मक होती है, हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर अब्सेंट होते हैं, तो विशेष प्रकार के धन आवेशित प्रोटीन के साथ डीएनए जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से डीएनए की क्या होती है? पैकेजिंग होती है। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें ये जो इस प्रकार का डीएनए है, इस डीएनए को क्या कहते हैं भी? इस डीएनए को क्या कहते हैं? इसमें पूरा का पूरा डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, और ऐसे डीएनए को कहा जाता है केंद्राभ, और यह ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, और यदि आप सेल वाला चैप्टर 11th में पढ़ते हो तो उसमें इस प्रकार के डीएनए को जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं। तो केंद्राभ, न्यूक्लियोइड, या इसे जीनोमिक डीएनए कहते हैं। जीनोमिक डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए की क्या होती है? पैकेजिंग होती है। अब अपन बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की पैकेजिंग, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की पैकेजिंग कैसे होगी भी? यदि यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए की पैकेजिंग की बात करें तो सिंपल सी बात है, यूकैरियोटिक कोशिका मतलब मानव कोशिका या प्लांट सेल। तो मानव के यदि मैं डीएनए के साइज की बात करूं तो मानव का डीएनए 2.25 मीटर होता है।
इसमें भी यदि मैं पूछूं पैकेजिंग का रीजन क्या है, तो मानव का डीएनए 2.25 मीटर होता है, 2.2 मीटर लंबा होता है। वो इतना बड़ा डीएनए, केंद्र की साइज कितनी होती है, 10⁻⁻6 मीटर। तो इतने छोटे केंद्र के अंदर कैसे रह सकता है भी, तो उसके लिए अपन उसकी क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। तो हम कह सकते हैं मानव में 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है, लंबा डीएनए होता है, ठीक है। और यदि मैं केंद्रक की साइज की बात करूं, तो मान के चलो हमारे पास जो है ये कोई भी एक कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर जो है, इस कोशिका के अंदर ये तो आपके पास कोई भी सेल है, और ये है न्यूक्लियस या जैसे बोलते हैं केंद्रक। और यदि मैं केंद्रक की साइज की बात करूं, तो इसकी साइज होती है तकरीबन 10⁻⁻6 मीटर। अब सिंपल सी बात है, इतना छोटा केंद्रक है, इतना बड़ा डीएनए है, इस डीएनए को इस छोटे से केंद्रक के अंदर यदि डालना है, व्यवस्थित करना है, तो सिंपल सी बात है उस डीएनए की क्या करनी पड़ेगी, पैकेजिंग। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जब डीएनए की पैकेजिंग करते हैं, तो यहां पर हिस्टोन प्रोटीन काम करते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें पैकेजिंग के लिए डीएनए हिस्टोन के साथ जुड़ा होता है, हिस्टोन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हिस्टोन की यदि बात करें तो कह सकते हैं कि हिस्टोन 5 प्रकार के होते हैं, या 5 प्रकार के हिस्टोन काम करते हैं। 5 प्रकार के हिस्टोन पाए जाते हैं। पांच प्रकार के हिस्टोन पाए जाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से 5 प्रकार के हिस्टोन है भी, अरे 5 प्रकार के कौन कौन से है भी, एक तो H1, एक H2A, एक H2B, H3 और एक H4। ये 5 प्रकार के हिस्टोन जो है ये आपको देखने को मिलते हैं। अब इस पांचों प्रकार के हिस्टोन की यदि मैं बात करूं, तो इनके अंदर ये जो 4 हिस्टोन है, H1 को आप छोड़ दो, इसके अलावा ये जो 4 हिस्टोन है, ये चारों हिस्टोन के 2-2 युग्मक बनते हैं। इसके 2, इसके 2, इसके 2, तो कुछ भाई चारों के 2-2 युग्मक बनेंगे, तो कुल कितने बन जाएंगे भाई, 8। और 8 हिस्टोन मिलकर एक संकुल बनाते हैं जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ठीक है, ये जो है इसके 2-2 युग्मक आते हैं, और ये 2-2 युग्मक मिलेंगे तो अपन कह सकते हैं कितने हो जाएंगे भी, 8। और 8 वाला हिस्टोन जो है उसे बोलते हैं हिस्टोन अष्टक। हिस्टोन अष्टक का निर्माण करता है, ठीक है। ये सबके 2-2 मिलेंगे, 2 इसके 2 इसके, तो 8 बन जाएंगे, और 8 युग्मक मिलकर एक अष्टक का निर्माण करते हैं, और इस अष्टक को क्या कहा जाता है, हिस्टोन अष्टक कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होगा भी, अब मान के चलो ये जो 8 प्रकार के हिस्टोन या जो ये हिस्टोन अष्टक है, ये है अपने पास हिस्टोन अष्टक, ठीक है। इस हिस्टोन अष्टक की बात करें तो इसमें 8 हिस्टोन पाए जाते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब ये जो 8 प्रकार के हिस्टोन पाए जाते हैं, इस पूरे सिस्टम को अपन बोलते हैं हिस्टोन अष्टक, हिस्टोन अष्टक।
और इस स्टोन अष्टक के अंदर कौन कौन से होते हैं भी? H1, H2A, H2B, H3 और H4, सबके दो दो अणु होते हैं। अब यहां पर क्या होगा भी? यहां पर ये जो पूरा का पूरा स्टोन अष्टक है, इसके ऊपर डीएनए इस 2 बार ऐसे गुजरता है। ठीक है, डीएनए जो है इस प्रकार से 2 बार से गुजरता है। ऐसे। तो अब एक तो स्टोन अष्टक हो गया और ये है आपके पास डीएनए। अब डीएनए जो है एक स्टोन के ऊपर से 2 बार गुजरता है, तो अपन कर सकते हैं स्टोन अष्टक से डीएनए 2 बार गुजरता है। अरे ये भी एक प्रकार का पैकेजिंग का चरण है, डीएनए पैकेजिंग होंगी तो उसका ये चरण है। अब सिंपल सी बात है, अपन ने 4 प्रकार के स्टोन काम में ले लिए, लेकिन H1 स्टोन को काम में नहीं लिया। तो H1 स्टोन यहां इस प्रकार से पाया जाता है। ये है आपके H1 स्टोन। और H1 स्टोन का क्या कार्य है भी? ये जो डीएनए है ये 2 बार इसके ऊपर से गुजरता है। अब इसके ऊपर से गुजरता है तो डीएनए फिसल सकता है, और फिसलने से रोकने के लिए H1 स्टोन काम करता है। तो यह डीएनए को फिसलने से रोकता है, फिसलने से रोकता है। ठीक है, ये डीएनए को क्या करेगा भी? फिसलने से रोकेगा। अब इस पूरी स्ट्रक्चर को देखो तो इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 चीजें आपको देखने को मिलेगी। 2 चीजें क्या क्या देखने को मिलेगी भी? एक तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्टोन अष्टक, स्टोन अष्टक। और स्टोन अष्टक के ऊपर क्या पाया जाता है भी? इसके ऊपर पाया जाता है डीएनए। और जब स्टोन अष्टक और डीएनए दोनों आपस में मिलकर ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या है? स्टोन अष्टक और डीएनए का जो संकुल है, इस संकुल को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोसोम है ये आगे जाके कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और यहां पर ये हो जाएगा न्यूक्लियोसोम और ये हो जाएगा क्रोमेटिन। ये तो होता है आपके क्रोमेटिन और ये होता है आपके न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब इस पूरी स्ट्रक्चर को, ये भी क्यों बनता है? पैकेजिंग के लिए। ये भी क्यों बनता है? पैकेजिंग के लिए। सबसे पहले ये बन जाता है, इसके बाद स्टोन अष्टक जो है ये क्रोमेटिन पर इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इस सिस्टम को कहा जाता है धागे पर मणिकाएं। धागे पर मणिकाएं। अब यहां पे मणिकाएं क्या है भी? मणिकाएं तो है आपके स्टोन अष्टक, और धागा क्या है भी? धागा है आपके क्रोमेटिन। ये दोनों मिलकर जो नई स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को धागे पर मणिकाएं कहा जाता है। अब देखो पूरी की पूरी पैकेजिंग कैसे होती है भी? यदि अपन पैकेजिंग की बात करें तो सबसे पहले मान के चलो ये कोई भी डीएनए है। डीएनए की बात करें तो डीएनए के पास ये 3 डैश है, ये 5 डैश हो जाएगा, और ये 5 डैश है तो ये 3 डैश हो जाएगा। अब ये जो डीएनए है तो इसको केंद्र के अंदर व्यवस्थित करने के लिए पैकेजिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट लेवल की पैकेजिंग देखते हैं। फर्स्ट लेवल की जो पैकेजिंग है, इनके अंदर सबसे पहले तो क्या जुड़ेगा भी? सबसे पहले डीएनए जो है, ये डीएनए किसके साथ या किससे क्रिया करेगा? स्टोन से क्रिया करेगा, और स्टोन से क्रिया करके ये चीज बनाता है। ठीक है, और इस सिस्टम को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम।
और इस न्यूक्लियोसोम के साइज की बात करें तो तकरीबन 11 नैनोमीटर होती है। ठीक है, लेकिन क्या इससे डीएनए की पैकेजिंग हो जाएगी? नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे भी, अब जो है इस डीएनए की और पैकेजिंग करेंगे। इस डीएनए की और पैकेजिंग करते हैं तो उसे बोलते हैं सेकेंड लेवल की पैकेजिंग। और सेकेंड लेवल की पैकेजिंग जो है, इसमें भी ये जो न्यूक्लियोसोम है ये और स्टोन के साथ क्रिया करेगा, और स्टोन क्या करेगा भी, इसको और पास पास में लाएगा और इस प्रकार से एक मॉडल बनाता है। और इस मॉडल को कहा जाता है सोलेनॉइड मॉडल। और इसके चारों ओर इस प्रकार से डीएनए जो है वो व्यवस्थित होता है, और इस मॉडल को कहा जाता है सोलेनॉइड मॉडल। और सोलेनॉइड मॉडल के साइज की बात करें तो तकरीबन होती है 30 नैनोमीटर, एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, अब इससे भी काम चलेगा नहीं, अब और पैकेजिंग की आवश्यकता पड़ेगी। और अतिरिक्त पैकेजिंग के अंदर अब स्टोन यहां पे काम नहीं करते हैं, यहां से यहां पर नॉन स्टोन प्रोटीन वो भी साथ में आते हैं। भाई सबसे पहले स्टोन प्रोटीन पूरी कोशिश करते हैं, छोटा करने का ट्राई करते हैं और पैकेजिंग करते हैं, लेकिन फिर भी पूर्णतः पैकेजिंग हो नहीं पाती है। तो अब यहां पर नॉन स्टोन प्रोटीन आएंगे और वो इसको और व्यवस्थित करेंगे, और व्यवस्थित करके आगे क्रोमेटिड का निर्माण करते हैं। तो अब ये क्या करेंगे भी, अब यहां पर अपन कह सकते हैं, यहां पर अतिरिक्त पैकेजिंग के लिए, अतिरिक्त पैकेजिंग के लिए नॉन स्टोन प्रोटीन काम करते हैं। नॉन स्टोन प्रोटीन काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो नॉन स्टोन प्रोटीन है ये आगे जाके डीएनए को इस प्रकार से क्रोमेटिड के रूप में बना देते हैं। ये कहलाता है आपके क्रोमेटिड, क्रोमेटिन, और एक होता है क्रोमेटिड। ठीक है, अब ये क्रोमेटिड है और इसके अंदर इस प्रकार से डीएनए पाया जाता है, द्विरज्जु के डीएनए। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे के पूरे डीएनए की क्या होती है भी, पैकेजिंग होती है। ठीक है, ये इस प्रकार से डीएनए की पैकेजिंग होती है। तो मानव के अंदर डीएनए की पैकेजिंग ऐसे हो सकती है। इसमें ये सिस्टम अपन ने देख लिया है भी। इनके अंदर न्यूक्लियोसोम की बात करें तो लास्ट अपन ने अनुलेखन अनुवादन देखा था। न्यूक्लियोसोम की बात करें तो यहां पर ये वाला जो सिस्टम है कि भाई ये पूरा का पूरा सिस्टम तो स्टोन अष्टक होता है, डीएनए इसके ऊपर 2 बार गुजरता है, और ये डीएनए और स्टोन का जो समूह है ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है। और ये जो यहाँ पे है ये H1 स्टोन है, और ये H1 स्टोन ही क्या करता है, इस डीएनए को यहाँ से फिसलने से रोकता है। तो स्टोन अष्टक हो गया, स्टोन इकोलाई जीवाणु का आपको बता दिया। बाकी ये लंबाई वगैरह 2.25 मीटर डीएनए पाया जाता है, इससे गुणा करोगे तो आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो भी। इसके बाद अगला आता है, यदि अपन इस क्रोमेटिन की बात करें, क्रोमेटिन, तो ये क्रोमेटिन किससे बना होता है भी? यदि मैं इस क्रोमेटिन के रासायनिक प्रकृति की बात करूं तो ये क्रोमेटिन किससे बना है? तो सिंपल सी बात है, ये जो क्रोमेटिन है इनके अंदर एक तो क्या पाया जाता है भी, रासायनिक रूप से इनके अंदर जो है एक तो डीएनए पाया जाता है, एक इसके अंदर आरएनए पाया जाता है, एक इसके अंदर स्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और एक इसके अंदर नॉन स्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यदि किसी क्रोमेटिन के रासायनिक प्रकृति की बात करें तो उसमें स्टोन प्रोटीन, गैर स्टोन प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, ये चारों मिलकर क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। अब सिंपल सी बात है, ये जो क्रोमेटिन है इनको 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो हेटेरोक्रोमेटिन और दूसरा होता है होमोक्रोमेटिन।
ठीक है। तो अब ये क्रोमेटिन आपको दो प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। एक तो होमोक्रोमेटिन और दूसरा हो जाएगा हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है। अब होमो और हेटेरो, इन दोनों के अंदर क्या अंतर है भाई सिंपल सी बात है, दोनों क्रोमेटिन है, इन दोनों के अंदर अंतर क्या है, मेन डिफरेंट है वो किस चीज का है तो सिंपल सी बात है कि होमोक्रोमेटिन जो है इनके भाई अपन कह सकते हैं जो भी डीएनए है वो हिस्टोन के साथ जुड़ा रहता है। अब डीएनए हिस्टोन के साथ या तो मजबूती से जुड़ा हो सकता है या थोड़ा ढीले रूप से भी जुड़ा हो सकता है। यदि डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ थोड़ा खुले रूप से जुड़ा है तो वो कहलाता है होमोक्रोमेटिन, और यदि डीएनए मजबूती के साथ जुड़ा है तो वो कहलाता है हेटेरोक्रोमेटिन। तो होमोक्रोमेटिन का क्या मतलब है भाई, इसमें डीएनए जो है, डीएनए हिस्टोन के साथ खुला होता है, और यदि खुला होता है तो इसका रंग कैसा होगा भी, इसका रंग हल्का होता है। और यदि होमोक्रोमेटिन डीएनए के साथ खुला है तो अब ये डीएनए क्या करेगा, आगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा या अनुवादन और अनुलेखन करेगा, जिससे आगे जाके प्रोटीन बनेगा। तो सिंपल सी बात है, ये अनुवादन और अनुलेखन को दर्शाता है। तो ये आगे क्या करेगा भी, यह अनुलेखन दर्शाता है, अनुलेखन दर्शाता है या अनुलेखन के लिए सक्रिय होता है। और यदि अनुलेखन के लिए सक्रिय हुआ तो सिंपल सी बात है, ये आगे किसका निर्माण करेगा भाई, प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है। लेकिन इसकी बात करें हेटेरोक्रोमेटिन, तो इसके अंदर डीएनए जो है वो हिस्टोन के साथ मजबूती से जुड़ा होता है, हिस्टोन के साथ मजबूती से जुड़ा होता है। और यदि मजबूती से जुड़ा होता है तो इसका रंग कैसा है भी, अरे इसका रंग कैसा होगा, इसका रंग गहरा होता है। और यदि टाइट या मजबूती से जुड़ा है तो ये आगे अनुलेखन और अनुवादन नहीं दर्शाते हैं। और यदि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात है, यह अनुलेखन के लिए निष्क्रिय होता है, अनुलेखन के लिए निष्क्रिय होता है। ठीक है। इसके अलावा अनुलेखन के लिए निष्क्रिय है तो प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा। ठीक है। चलिए, अब ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है इनको आगे और दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो फैसिलिटेटिव और एक हो जाएगा आपके कॉन्स्टिट्यूटिव। ठीक है। तो ये हेटेरोक्रोमेटिन, इसको आगे दो भागों में और डिवाइड करते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है, इसको दो भागों में कौन कौन से भी, एक होता है गठनात्मक और एक होता है रचनात्मक। हिंदी में इसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव और एक होता है फैसिलिटेटिव। ठीक है। अब दो भाग कौन कौन से है भी, एक तो हो जाएगा आपके कॉन्स्टिट्यूटिव और दूसरा है आपके फैसिलिटेटिव। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है भी, यदि इन दोनों के डिफरेंट की बात करें तो इन दोनों में क्या डिफरेंट है भी, सिंपल सी बात है, हेटेरोक्रोमेटिन जो है
ये मजबूती से जुड़ा होता है, अरे ये मजबूती से जुड़ा होता है, और मजबूती से जुड़ा है तो ये अनुवादन और अनुलेखन के लिए क्या होता है भी, निष्क्रिय होता है। अब सिंपल सी बात है, ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव है ये ऐसा क्रोमेटिन का भाग जो हमेशा निष्क्रिय होता है। क्रोमेटिन या गुणसूत्र की बात करें तो ये हमेशा निष्क्रिय होता है, लेकिन यदि मैं फैसिलिटेटिव की बात करूं तो ये समय समय पर निष्क्रिय होता है। तो अपन कह सकते हैं यह अनुलेखन के लिए हमेशा निष्क्रिय होते हैं, अनुलेखन के लिए हमेशा निष्क्रिय होते हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल की बात करें तो अपन कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टीलोमियर है, सेंटोमियर है। भाई सिंपल सी बात है, यदि आप कोई गुणसूत्र को देखते हो, यदि इस गुणसूत्र को देखोगे, ठीक है, तो इस गुणसूत्र के अंदर ये कहलाता है सेंटोमियर, जो चारों क्रोमेटिड को जोड़ता है, और ये जो सिरे है इसे बोलते हैं टीलोमियर। गुणसूत्र के सिरे टीलोमियर कहलाते हैं। अब ये दोनों जो हैं ये आगे प्रोटीन नहीं बनाएंगे, अनुलेखन अनुवादन नहीं दर्शाते हैं, लेकिन ये गुणसूत्र की स्ट्रक्चर तो बना रहे हैं ना। जो क्रोमेटिड है, गुणसूत्र है, उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये संरचना में सहायता करते हैं, संरचना में सहायता, ठीक है। लेकिन ये हमेशा निष्क्रिय रहते हैं, संरचना बनाते हैं, अनुलेखन नहीं दर्शाते हैं। लेकिन इस फैसिलिटेटिव की बात करें तो यह समय समय पर निष्क्रिय होते हैं, समय समय पर निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। अब समय समय पर कैसे निष्क्रिय होते हैं भी, समय समय पर कैसे निष्क्रिय होते हैं, इसका बड़ा एक फेमस एग्जांपल आता है बार बॉडी। अरे बार बॉडी नाम सुना है क्या? अब बार बॉडी क्या है भी, यदि मैं बार बॉडी की बात करूं तो बार बॉडी क्या है भाई, इस बार बॉडी का मतलब है कि महिलाएं जो है उनके पास एक्स गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। यदि कोई महिला है, यदि किसी महिला की बात करें तो महिला के अंदर सिस्टम क्या है भी, 44 पाए जाते हैं, ऑटोसोम प्लस XX, ये वाला सिस्टम पाया जाता है। तो इस महिला के अंदर X गुणसूत्र कितने हैं भी, 2 X गुणसूत्र हैं। दोनों X गुणसूत्र यदि प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो कहीं न कहीं जटिलता उत्पन्न हो जाती है। इस कारण महिलाओं के अंदर भाई ये और ये दोनों X गुणसूत्र सेम है, दोनों समान प्रोटीन का निर्माण करेंगे, तो यहां पर ये एक X गुणसूत्र जो है ये निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय होता है। और इस निष्क्रिय X गुणसूत्र को क्या कहा जाता है, इसे आप बोल सकते हो बार बॉडी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के अंदर कितनी बार बॉडी होती है भी, यदि कोई आपके पास सामान्य महिला है, सामान्य महिला, तो सामान्य महिला के पास 44 ऑटोसोम होते हैं, 2 X गुणसूत्र होते हैं, और इन दोनों X गुणसूत्रों के अंदर एक X गुणसूत्र क्या होता है, निष्क्रिय। तो सामान्य महिला के अंदर बार बॉडी की संख्या कितनी होती है भी, 1 होती है। यदि मैं बात करूं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है भी, जो महिला है उसमें 44 ऑटोसोम पाए जाते हैं और एक X गुणसूत्र पाया जाता है। सिंपल सी बात है, महिला के अंदर एक X गुणसूत्र ही पाया जाता है, एक X गुणसूत्र की कमी हो जाती है, महिला का अंडा से निष्क्रिय हो जाता है, ऐसी महिलाएं बांझ महिलाएं कहलाती हैं। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, आनुवंशिक जेनेटिक्स रोग है। तो अब सिंपल सी बात है, इसमें एक ही X गुणसूत्र पाया जाता है,
तो ये एक X गुणसूत्र पाया जाता है, तो इसमें अब ये निष्क्रिय होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, प्रोटीन कौन बनाएगा? तो इस महिला के अंदर बार बॉडी क्या होती है भी? अरे इसके अंदर बार बॉडी अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, यदि मैं बात करूं सुपर महिला की, सुपर फीमेल या सुपर महिला, तो सुपर महिला के पास सिस्टम होता है 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स एक्स, 3 एक्स पाए जाते हैं। यदि 3 एक्स है तो एक एक्स बना देगा गुणसूत्र, और ये 2 एक्स क्या होते हैं? निष्क्रिय। तो इसमें बार बॉडी की संख्या कितनी होती है अभी? 2। यदि मैं पुरुष की बात करूं, पुरुष में बार बॉडी कितनी होती है भाई? अरे पुरुष की बात करें तो पुरुष का जीनी रूप 44 प्लस एक्स वाई, एक्स कितना है? 1 है। यदि ये भी निष्क्रिय हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो पुरुष के अंदर बार बॉडी क्या होती है भाई? अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो ये होती हैं आपके बार बॉडी। ठीक है, तो बार बॉडी यही है कि महिलाओं के पास 2 एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, एक एक्स गुणसूत्र निष्क्रिय होता है और निष्क्रिय एक्स गुणसूत्र को बार बॉडी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखो। अब अपन बात करेंगे आनुवांशिक पदार्थ की खोज। अब सिंपल सी बात है, यदि मैं आनुवांशिक पदार्थ के खोज की बात करूं तो आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की, कब की, कैसे हुआ ये सिस्टम? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले वैज्ञानिकों को ये पता नहीं था कि आखिर आनुवांशिक पदार्थ है क्या। इनकी शुरुआत तकरीबन 1926 के आसपास खोज करनी शुरू हो गए थे सिस्टम। लेकिन शुरुआत के अंदर लोगों को ये पता नहीं था कि आनुवांशिक पदार्थ वास्तव में डीएनए है। वो ये सोच रहे थे कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। इन 3 पर मेनली इनको शक था। लेकिन इन आनुवांशिक पदार्थ के यदि खोज की शुरुआत की बात करें तो तकरीबन 1926 के अंदर ये सिस्टम शुरू हो गया था। ठीक है, अब इसके अंदर जो सबसे पहले वैज्ञानिक आया वो था फ्रेडरिक ग्रिफिथ, और उन्होंने जो अपना प्रयोग किया, सिद्धांत दिया, उसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, या उसे कहा जाता है रूपांतरण सिद्धांत। तो सबसे पहले जो है आता है आपके रूपांतरण सिद्धांत। रूपांतरण सिद्धांत, या इस रूपांतरण सिद्धांत को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या जो रूपांतरण सिद्धांत है, ये देने वाला जो प्राणी था, उस प्राणी का नाम क्या था अभी? उस प्राणी का नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, इसकी खोज करने वाला या इसको जो देने वाला प्राणी था वो था आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ। और इस ग्रिफिथ ने यह सिद्धांत कब दिया भी? ये दिया तकरीबन 2 साल बाद 1928 में। ठीक है, अब रूपांतरण सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत है क्या? यदि मैं आपसे पूछूं रूपांतरण सिद्धांत या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट क्या है, तो अपन कह सकते हैं जो ग्रिफिथ है, इन्होंने अपने प्रयोग जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु पर किए। यदि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु की बात करें तो उसके 2 प्रभेद होते हैं। प्रभेद का मतलब होता है रूप, एक तो होता है एस प्रभेद, एक आर प्रभेद। एस का मतलब होता है स्मूथ, एक तो ऐसा प्रभेद, ऐसा रूप जो स्मूथ हो, चिकना हो। चिकना क्यों है? क्योंकि उसके बाहर की ओर श्लेष्मा पाई जाती है, और श्लेष्मा के कारण एस प्रभेद रोगजनक होता है। दूसरा है आर प्रभेद, आर का मतलब रफ, उसके ऊपर श्लेष्मा नहीं पाई जाती हैं, जिसके कारण वो रोगजनक भी नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु पर किया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु पर किए। अब यदि मैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु की बात करूं तो इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के दो रूप होते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु की बात करूं तो इसके दो प्रभेद होते हैं। प्रभेद का मतलब होता है रूप। कौन कौन से होते हैं भी? एक तो होता है एस प्रभेद और दूसरा होता है आपके आर प्रभेद। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने कहा एस प्रभेद जो है, इस एस का मतलब होता है स्मूथ और इस आर का मतलब होता है रफ। अब ये स्मूथ क्यों है भी? क्योंकि इसके ऊपर जो है श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। श्लेष्मा का आवरण प्रेजेंट होता है और श्लेष्मा का आवरण यदि प्रेजेंट है तो ये होता है आपके रोगजनक। ठीक है, लेकिन इनके अंदर यदि आर प्रभेद की बात करूं तो इसमें श्लेष्मा क्या होती है भी? श्लेष्मा का आवरण अब्सेंट होता है और यदि अब्सेंट है तो अपन कह सकते हैं रोगजनक नहीं होता है। ठीक है, ये जो है ये आपके रोगजनक नहीं होता। ठीक है, अब इन्होंने प्रयोग किए कैसे? दो प्रभेद जरूर थे, एक एस प्रभेद जो रोगजनक था, एक आर प्रभेद जो रोगजनक नहीं था। तो इन्होंने अपने प्रयोग कैसे किए भी? यदि मैं एक्सपेरिमेंट या प्रयोग की बात करूं तो इन्होंने अपने प्रयोग ऐसे किए, देखो। ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोग के अंदर मान के चलो केस फर्स्ट लिया और फर्स्ट केस के अंदर इन्होंने क्या किया भी? इन्होंने सबसे पहले अपने प्रयोग के अंदर जो जीव लिया वो चूहे को लिया। चूहा लिया, उसमें एस प्रभेद डाला, उसमें आर प्रभेद डाला, ताप निष्क्रिय एस प्रभेद डाला, सब साथ में मिलाए, अलग अलग प्रकार से इन्होंने प्रयोग किए। तो सबसे पहले इन्होंने चूहा लिया, या सबसे पहले जो है इन्होंने आर प्रभेद को लिया। ठीक है, इस आर प्रभेद को क्या किया भी? इसको चूहे में निवेशित किया, चूहे में निवेशित। और जब आर प्रभेद को चूहे में निवेशित किया तो आर तो रफ प्रभेद है, रोगजनक है नहीं, तो चूहे को कुछ नहीं होता। चूहा कैसा होता है भी? चूहा यहां पर जीवित होता है। ठीक है, कुछ नहीं किया भी इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने आर प्रभेद को लिया, आर प्रभेद को चूहे में डाला, चूहा कैसा था भी? जीवित था। फिर इन्होंने कहा भी एस प्रभेद का भी ट्राई कर देते हैं, तो इन्होंने लिया एस प्रभेद। सेकंड केस के अंदर इन्होंने क्या किया? एस प्रभेद को लिया, इसको भी चूहे में निवेशित किया, और जब इसको चूहे में निवेशित किया तो अब क्या सिस्टम हो सकता है? एस का मतलब स्मूथ श्लेष्मा पाई जाती है, रोगजनक होता है, तो यहां पर चूहा मृत होता है। मृत का मतलब चूहे का मामला गड़बड़ हो गया, चूहा मर गया। ठीक है, अगला आता है थर्ड केस। थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस के अंदर क्या होगा भी? थर्ड केस के अंदर ये क्या करता है? ताप निष्क्रिय एस प्रभेद को लेता है। ताप निष्क्रिय एस प्रभेद का मतलब एस प्रभेद को नष्ट कर देता है अधिक तापमान पर, फिर लेता है। तो यहां पर लेता है ताप निष्क्रिय एस प्रभेद। अब इस ताप निष्क्रिय एस प्रभेद को ये किस में डालेगा भी? चूहे में निवेशित। और जब चूहे में निवेशित करेगा तो अब क्या होगा भी? अब चूहा जीवित होता है। ठीक है,
अब यहां पर जो है, यहां पर चूहा जीवित होता है क्योंकि ताप निष्क्रिय एस प्रभेद के अंदर इनका डीएनए काम नहीं करता है और वो कैसा चूहा जो है, जब चूहे में निवेशित करते हैं चूहा जीवित होता है। और चौथे केस के अंदर ये क्या करेगा भाई, अब चौथे केस के अंदर ये क्या करेगा, ये एक तो लेगा ताप निष्क्रिय एस प्रभेद, इसके साथ में ये किसको लेगा, आर प्रभेद को। अब इसको किस में निवेशित करेगा, चूहे में निवेशित। और अब जब चूहे में निवेशित करेगा, चूहे का मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़, और चूहा कैसा होगा भी, मृत चूहा। ठीक है, अब यहां पर इसके दिक्कत हो गई। इन्होंने जब केवल आर प्रभेद को लिया चूहा जीवित था, केवल एस प्रभेद को लिया चूहा जीवित था, ताप निष्क्रिय एस प्रभेद को लिया चूहा मर गया, लेकिन ताप निष्क्रिय एस प्रभेद के समय चूहा जीवित था। इन दोनों के समय जब अकेले अकेले लेते हैं तो चूहा जीवित होता है, और जब दोनों को साथ में लिया चूहे का मामला गड़बड़ हो गया और चूहा मर गया। तो इन्होंने कहा भी ऐसा कैसे हो सकता है, जब दोनों को साथ में लिया तो चूहा कैसे मर सकता है। तो अब हम कह सकते हैं, हमें पता है कि हुआ क्या था, ताप निष्क्रिय एस प्रभेद में से डीएनए बाहर निकला और डीएनए कहां गया, आर प्रभेद में, और इस डीएनए ने इस आर प्रभेद को एस प्रभेद में रूपांतरित किया। कहने का मतलब इसमें श्लेष्मा थी लेकिन इसको नष्ट कर दिया। तो अब इससे डीएनए बाहर निकला, आर प्रभेद में गया, आर प्रभेद के ऊपर श्लेष्मा बढ़ा दी, श्लेष्मा बढ़ाई तो आर प्रभेद एस प्रभेद में बढ़ गया, नहीं थी तो आर प्रभेद, श्लेष्मा बढ़े तो एस प्रभेद। तो आर ये जो एस प्रभेद इस आर प्रभेद को वापस एस प्रभेद में परिवर्तित कर देता है, रूपांतरित कर देता है। इसी सिद्धांत को ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण सिद्धांत कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या रूपांतरण सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ये आनुवंशिक पदार्थ डीएनए था, लेकिन ग्रिफिथ को उस समय ये पता नहीं था कि ये डीएनए है। ग्रिफिथ ने कहा कि कोई रूपांतरित पदार्थ है, डीएनए नाम नहीं था, रूपांतरित पदार्थ इन्होंने नाम दिया कि रूपांतरित पदार्थ एस प्रभेद से आर प्रभेद में गया और उसको एस प्रभेद में रूपांतरित कर देता है, जिसके कारण चूहे की मृत्यु हो जाती है। तो इनके अंदर यदि मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं, यदि रूपांतरण सिद्धांत की बात करूं तो रूपांतरण सिद्धांत के अंदर क्या लिखूंगा भी, कि एस प्रभेद से कुछ रूपांतरित पदार्थ आर प्रभेद में प्रवेश करता है। ठीक है, आर प्रभेद में प्रवेश करता है, और आर प्रभेद में प्रवेश करता है तथा आर प्रभेद को एस प्रभेद में रूपांतरित करता है। और इसी सिद्धांत को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके ग्रिफिथ का प्रयोग। अब इस ग्रिफिथ के प्रयोग के बाद अगला जो सिद्धांत आता है वो इनकी एक ग्रिफिथ के प्रयोग को ही थोड़ा आगे ले गए, और जिसे कहा जाता है रूपांतरण प्रयोग, रूपांतरण सिद्धांत की जैव रासायनिक प्रवृत्ति। तो अगला है आपके रूपांतरित पदार्थ की जैव रासायनिक प्रवृत्ति। ठीक है, अब ये प्रकृति क्या थी भाई, क्या प्रकृति थी रे, ठीक है। अब यदि इस रूपांतरित पदार्थ की जैव रासायनिक प्रकृति की मैं बात करूं तो यहां पर इस सिस्टम के अंदर था क्या, एक तो इन्होंने क्या सिद्ध किया, तो इस प्रकृति ने ये सिद्ध कर दिया कि आनुवंशिक पदार्थ जो है वो डीएनए होता है। तो इन्होंने प्रमाणित किया
या इस सिद्धांत के अनुसार प्रमाणित किया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। ठीक है, और ये जो रूपांतरित पदार्थ की जैव रासायनिक प्रवृत्ति देने वाले 3 वैज्ञानिक थे, इसकी खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक थे। एक था एवरी, एक था मैकार्थी और एक था मैक्लोइड। ठीक है, और ये सिद्धांत तकरीबन दिया था 1933 से लेकर 1944 तक। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया, इनको पहले मुख्यतः 3 पदार्थों पे शक था। इन्होंने कहा या तो आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन हो सकता है, या आनुवांशिक पदार्थ डीएनए हो सकता है, या आनुवांशिक पदार्थ आरएनए हो सकता है। इन 3 पर मुख्यतः इनको शक था। ठीक है, तो अब इन्होंने किया क्या भी, इन्होंने क्या किया, 3 प्रकार के एंजाइम लिए। या अपन इसकी तकनीक की बात करें तो इसकी जो तकनीक थी वो थी आपके एंजाइमेटिक तकनीक। ठीक है, अब इस तकनीक के अकॉर्डिंग इन्होंने 3 प्रकार के एंजाइम को लिया। कौन कौन से लिए भी, एक तो लिया प्रोटीएज, एक लिया डीएनएजेज, एक लिया आरएनएजेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोटीएजेज एंजाइम है ये प्रोटीन को नष्ट करता है, आरएनएजेज आरएनए को नष्ट करता है, डीएनएजेज डीएनए को नष्ट करता है। अब ये प्रोटीएजेज क्या करेगा भी, ये प्रोटीन का अपघटन करता है। प्रोटीन का अपघटन करता है। डीएनएजेज क्या करेगा भी, ये आपके डीएनए का अपघटन करता है। और आरएनएजेज क्या करेगा भी, आरएनए का अपघटन करेगा, आरएनए का अपघटन करेगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले रूपांतरण के अंदर, रूपांतरण प्रयोग के अंदर प्रोटीएज का उपयोग किया, जीवाणु से पूरे प्रोटीन को हटा दिया, फिर देखा तो भी रूपांतरण हो रहा है। तो यदि ये आनुवांशिक पदार्थ होता तो रूपांतरण रुक जाता, लेकिन नहीं रुका, हो रहा है, मतलब ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। दूसरा, इन्होंने डीएनएजेज का उपयोग किया, डीएनए को नष्ट किया, फिर भी रूपांतरण हो रहा था, तो आरएनए का प्रयोग किया, और आरएनए के प्रयोग के पश्चात भी रूपांतरण हो रहा था, तो आनुवांशिक पदार्थ आरएनए भी नहीं है। और जब डीएनए जैसे डीएनए का अपघटन कर दिया, डीएनए को नष्ट कर दिया, और जैसे ही डीएनए को नष्ट किया रूपांतरण रुक गया, तो अपन कह सकते हैं आनुवांशिक पदार्थ या रूपांतरित पदार्थ क्या है, डीएनए। तो हम कह सकते हैं प्रोटीएज एवं आरएनएजेज के जैसे आरएनएजेज उपचार के पश्चात रूपांतरण हो रहा था। ठीक है, लेकिन डीएनएजेज के उपचार के पश्चात रूपांतरण रुक गया। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं आनुवांशिक पदार्थ क्या है भी, डीएनए रुक गया, अर्थात आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। ठीक है, चलो ये थी आपके रूपांतरित पदार्थ की जैव रासायनिक प्रवृत्ति। इसके बाद एक और प्रयोग आता है जिसका नाम है अर्से और चेज का प्रयोग।
ठीक है। अरसे एवं चेज का प्रयोग, ठीक है। अब अरसे और चेज के प्रयोग की मैं यदि बात करूं तो ये अरसे और चेज का प्रयोग कब आया भाई? ये तकरीबन आया 1952 में, ठीक है। और इन्होंने सार्वत्रिक रूप से साबित कर दिया। इससे पहले एवरी, मैक्लोइड और मैकार्थी ने भी किया था, लेकिन सार्वत्रिक रूप से प्रमाणित करने वाला जो प्राणी था वो था अरसे और चेज। इन्होंने सार्वत्रिक रूप से प्रमाणित कर दिया कि आनुवंशिक पदार्थ वास्तव में क्या है? डीएनए। तो इन्होंने ऐसा क्या प्रमाणित किया भी? अरे इन्होंने ऐसा क्या प्रमाणित किया? तो अपन कह सकते हैं सार्वत्रिक रूप से प्रमाणित किया कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, सार्वत्रिक रूप से इसने प्रमाणित कर दिया। इन्होंने जब अपना प्रयोग किया तो उसमें जीवों का उपयोग भी किया। दो जीव थे, एक तो था आपके इकोलाई। अरे कौन कौन से थे भाई? इकोलाई एवं जीवाणु भोजी, ठीक है। दो प्रकार के जीवों का इसने उपयोग किया। इसके बाद इन्होंने जो अपना प्रयोग किया उसमें तकनीक थी। कौन सी तकनीक का उपयोग किया भाई? इन्होंने जो तकनीक का उपयोग किया वो था रेडियो सक्रियता। और रेडियो सक्रियता तकनीक के अंदर इन्होंने दो आइसोटोप का उपयोग किया, जिसे अपन समस्थानिक बोलते हैं। और समस्थानिक कौन से थे भी? एक था आपके P32 एवं S35, ठीक है। अरसे और चेज ने अपना प्रयोग तकरीबन 1952 में किया। इन्होंने सार्वत्रिक रूप से प्रमाणित किया कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। जीव इकोलाई और जीवाणु भोजी का उपयोग किया। तकनीक जो थी वो रेडियो सक्रियता थी। और दो समस्थानिक के आइसोटोप थे, P32 और S35। इन्होंने ऐसा क्या किया भी? तो देखो, ये रहा। अब इस अरसे और चेज के प्रयोग की बात करूं, ये है आपके अरसे और चेज का प्रयोग। इन्होंने सबसे पहले तो मान लो ये कोई भी एक जीवाणु भोजी है, एक जीवाणु भोजी ये और दूसरा ये। इन्होंने क्या किया? ये जो जीवाणु भोजी का बाहरी आवरण जो है, या जीवाणु भोजी का ये जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क का जो बाहरी आवरण है, ये बाहरी आवरण कहलाता है कैप्सिड। और इस कैप्सिड के अंदर पाया जाता है प्रोटीन। और जीवाणु भोजी का जो अंदर वाला भाग है उसमें पाया जाता है डीएनए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले जीवाणु भोजी का ये जो बाहरी आवरण है, इस बाहरी आवरण जो प्रोटीन है, इसके अंदर S35 को बाहरी आवरण को S35 से रेडियो लेपित कर दिया, S35 डाल दिया। और अंदर की ओर क्या पाया जाता है भी? अंदर की ओर पाया जाता है डीएनए। और इस डीएनए को P32 से रेडियो लेपित कर दिया, ठीक है। इसमें तो P32 डाल दिया, इसमें S35 डाल दिया, ठीक है। अब सिंपल सी भाई, डीएनए के अंदर फास्फोरस वगैरह पाया जाता था, S35 को इससे रेडियो लेपित कर दिया। S35 को तो इसको रेडियो लेपित कर दिया और इसको P32 से कर दिया, ठीक है। अब क्या किया भी? अब रेडियो लेपित करने के पश्चात इसको संक्रमित करवाया, फिर इसका अनावरण किया और फिर इसका अपकेंद्रण किया। और जब अपकेंद्रण किया तो मान के चलो अपने पास ये इकोलाई जीवाणु है, एक ये इकोलाई जीवाणु और दूसरा ये इकोलाई जीवाणु। अब इनके अंदर क्या होता है कि डीएनए जो है वो तो अंदर की ओर जाएगा भाई। दोनों के अंदर आप देख लो, यहां पर जो है
इसके अंदर भी डीएनए है, इसके अंदर भी डीएनए है, लेकिन होता क्या है, इसके अंदर जो है S35 जो है, ये S35 इस इकोलाई जीवाणु के बाहर मिला, और P32 जो है वो जीवाणु के अंदर मिला। अब सिंपल सी बात है, P32 की रेडियो सक्रियता जीवाणु के अंदर मिल रही है, S35 की रेडियो सक्रियता जीवाणु के बाहर मिल रही है, तो अंदर क्या गया भी, डीएनए गया। तो अपन कर सकते हैं आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है। जीवाणु के बाहरी आवरण के अंदर प्रोटीन, बाहरी आवरण के अंदर S35 डाल दिया, प्रोटीन के अंदर केंद्रक आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के अंदर P32 डाल दिया। जब इसको अपकेंद्रण करवाया तो P32 जो है वो तो जीवाणु के अंदर मिला, S35 जीवाणु के बाहर मिला। अंदर क्या मिला भाई, P32 किस में डाला था, डीएनए में। आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए। ठीक है, इस प्रयोग को अर्से और चेज का प्रयोग कहा जाता। ठीक है, इसके बाद अगला आता है अपने आनुवंशिक पदार्थ के लक्षण। आनुवंशिक पदार्थ के लक्षण। क्या लक्षण होते हैं भी आनुवंशिक पदार्थ के? सबसे पहला लक्षण है कि आनुवंशिक पदार्थ में स्व प्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जानी चाहिए। वो अपने समान नई कॉपीज बना दे, ऐसा आनुवंशिक पदार्थ होना चाहिए। तो पहला लक्षण तो है इसमें स्व प्रतिकृतिकरण की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा यदि मैं बात करूं तो आनुवंशिक पदार्थ कैसा होना चाहिए भी? आनुवंशिक पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक स्थायी वाला होना चाहिए। डीएनए और आरएनए में से भी डीएनए अधिक स्थायी है। उसके कारण भी बताए थे। एक तो ऑक्सीजन अब्सेंट होता है भाई, जो संरचना है उसमें ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। दूसरा, हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। तीसरा, हाइड्रोफोबिक अभिक्रिया होती है। इन सब कारणों से डीएनए का स्थायित्व अधिक होता है आरएनए की तुलना में। तो आनुवंशिक पदार्थ का लक्षण है आनुवंशिक पदार्थ अधिक स्थायी होना चाहिए। आनुवंशिक पदार्थ अधिक स्थायी होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या लक्षण है भी? आनुवंशिक पदार्थ जो है उनके अंदर हल्की फुल्की विभिन्नताएं होनी चाहिए। कुछ विभिन्नताएं होनी चाहिए, जिससे क्या होगा भी, जो कहीं न कहीं इवोल्यूशन या जैव विकास में सहायता करेगा। ठीक है, और चौथा एनसीईआरटी कहती है मेंडल के नियमों में अभिव्यक्त होने चाहिए। मेंडल के गुणों में अभिव्यक्त होने चाहिए। इसका मतलब क्या है भी? इसका मतलब है अनुलेखन और अनुवादन दर्शाने चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होना चाहिए, जिससे वो जो डीएनए है वो आगे एमआरएनए का निर्माण करेगा, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण करेगा, और प्रोटीन का निर्माण हुआ तो कोई न कोई कार्य संपन्न होगा। तो सिंपल सी बात है, इनका मतलब है अनुवादन और अनुलेखन दर्शाना चाहिए। तो ये होते हैं आपके डीएनए के गुण। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है आरएनए संसार। ठीक है,
अब यदि मैं इस आरएनए संसार की बात करूं तो इसका मतलब है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है भी, जेनेटिक मटेरियल जो है वो होना चाहिए आरएनए। कब होना चाहिए, कब था, जब प्रारंभ में, इसके कहने का मतलब है जब जीवों की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले जो बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते थे उन जीवों के अंदर इतना विकास नहीं हुआ था। जब इतना विकास नहीं हुआ तो शुरुआती दौर पर आनुवंशिक पदार्थ आरएनए था। भाई डीएनए जो प्रतिकृतिकरण करेगा तो सिंपल सी बात है, प्रतिकृतिकरण में 7-8 प्रकार के तो एंजाइम चाहिए, लेकिन जो प्रारंभ में जीव थे उसके पास इतना विकास नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ तो एंजाइम वगैरह था नहीं, तो उस समय आनुवंशिक पदार्थ आरएनए था। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ तो सिस्टम को लगा कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होना चाहिए, डीएनए। तो कहने का मतलब यही है कि प्रारंभ के अंदर जो जीव थे उनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या था, आरएनए था। और ये आरएनए कैसा आरएनए था भी, स्व उत्प्रेरण आरएनए था, और इस आरएनए का नाम था राइबोजाइम, राइबोजाइम आरएनए। ठीक है, स्व प्रतिकृतिकरण कर देता था, राइबोजाइम आरएनए था, और यह मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता था। ठीक है, तो यह था आरएनए, आनुवंशिक पदार्थ। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो टॉपिक है आपके डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन या इसे हिंदी में बोलते हैं डीएनए प्रतिकृतिकरण, और ये पढ़ेंगे जब भी हमारी अगली क्लास होगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।